मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं विकास कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त, और लेकर आ गया हूं आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स का शो। और हम करते हैं आपका श्री जी क्लासेज कोटा में हार्दिक स्वागत। और हम पढ़ने वाले हैं आज का धमाकेदार सेशन, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं यूपीएससी, एसएससी, आरएएस, रेलवे, बैंक और स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें सभी एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला ये सेशन है। उम्मीद करता हूँ आपने सभी को इनवाइट कर लिया होगा, और जिस जिस जगह पर आप जुड़े हुए हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह अपने दोस्तों को इनवाइट कर लीजिए, सभी साथियों को जोड़ लीजिए और इस क्लास के लिए इन्विटेशन भेज दीजिए। हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे आज की मोटिवेशन लाइन, जो कि आपको दिन भर ऊर्जावान बनाएगी, आपको पढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रेरित करेगी और आपका दिन शुभ हो। हम करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। और आज की मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों, जुनून जो कि आप में होना चाहिए, और जो जुनून आपके अंदर है वो आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। अगर आज में पढ़ने की इच्छा नहीं है और आपके अंदर जुनून है, तो जुनून से आप क्या कर सकते हो, पढ़ने की इच्छा को प्रबल मजबूत बना सकते हो। और आगे बात करते हैं, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ने के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपका जुनून और हौसला बिल्कुल बना हुआ है, इसको टूटने मत देना दोस्तों। अगर ये बिल्कुल टूटा तो आपका माँ बाप का सपना भी बिल्कुल टूट जाएगा। और अनुभव जो आपका संघर्ष चलता आ रहा है, आप किसी भी एग्ज़ाम में फेल हुए हो या अभी तक आपने 2 से 4 एग्ज़ाम दे लिए, फिर भी आपका संघर्ष अभी तक रुका नहीं है, आपने उन पिछले एग्ज़ामों से सीखा है कि मुझे मेरे अंदर क्या कमियां रही है, वो चीज़ें आपकी अनुभव, और वही अनुभव लेकर आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में उन अनुभव को साझा करते हुए, आपकी गलतियों से कुछ सीखते हुए, गलतियों को इग्नोर करना है, जो गलतियां आपने की है उनको आपको निपटाना है, एक तरफ करना है, बिल्कुल दिमाग से डिलीट कर देना है, और हौसला और जुनून के साथ आगे बढ़ते हुए कामयाबी को हासिल करना है, जो कि आपका माँ बाप का सपना है कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब लगे। और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए, जैसे कि आप फिलहाल अभी हाल में पढ़ाई कर रहे हो और मेरे साथ जुड़े हुए हो। दोस्तों, सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करते रहे और सेशन को पढ़ने का मज़ा लेता रहे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में, और पहला क्वेश्चन है हमारा आज का दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? कौन सा दिवस दोस्तों? विश्व मधुमक्खी दिवस ये कब मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 20 मई को। 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। हम बात करते हैं मधुमक्खी दिवस की, तो ये मधुमक्खी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि मधुमक्खी जो है, जिनको बोला जाता है इंग्लिश में बी, जो मधुमक्खी है ये क्या करती है दोस्तों, ये देश की जो 90% जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पौधे होते हैं उनको ये टच करती है, और ये क्या करती है कि गुणवत्ता इनकी बढ़ा देती है। आगे इसी के क्वेश्चन के बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको थोड़ी सी। तो ये मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर, जिनका नाम है एंटोन जेनसर, जिनका 1773 से ये मनाया जाता है। इनके 1734 से 1773 इनका जन्म था, और ये मनाया जाता है 20 मई को वर्ल्ड बी डे, जिनका क्या मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड बी डे, मतलब विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। आगे चलते हैं और इसी में बात करते हैं। तो ये दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो आपका वर्ल्ड बी डे है, ये मनाते हैं अपन, ये जो अपनी फसल वगैरह होती है इनको ये टच करता है और गुणवत्ता बढ़ाता है। और मधुमक्खी का जो पर्सनल है, इनका जो स्थायित्व है ये बना रहे, इसलिए ये वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया कि 90% ऑफ लीडिंग ग्लोबल क्रॉप्स टाइप, इसमें ये क्या करते हैं, विजिट मोर देन, तो ये क्या करते हैं, इनमें विजिट करते हैं, मतलब इनको ये छूते हैं, और ये क्या बनाते हैं, गुणवत्ता। अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो 33% जो फसलें हैं, वो 33% टाइप की जो फसलें हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मधुमक्खियों का रहना भी ज़रूरी है। ये बात करते हैं डे की, तो हम डे में पढ़ रहे थे दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस, और बताऊंगा आपको मई महीनों के सारे डेज में आज कंप्लीट आपके साथ
करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप नोट डाउन कर रहे होंगे और नोट डाउन करके आप रिवीजन के लिए इस सेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा। मई मंथ के सारे डेज आप एक साथ नोट कर दीजिएगा और दीवार में चिपका लीजिएगा। हम बात करते हैं मई महीने की, तो मई महीने की बात करेंगे दोस्तों। 1 मई जो 1 मई है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, मतलब विश्व श्रमिक डे। कौन सा डे? विश्व श्रमिक डे। विश्व श्रमिक डे जो कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों 3 मई की। 3 मई को मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसमें भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? 142। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 142 है। और आपको बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप छाप दो। आगे बात करते हैं 4 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल फ्राई फाइटर डे। 5 मई को मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाते हैं? 5 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल पूछे जाने वाले हैं। वर्ल्ड अस्थमा डे 5 मई को और विश्व रेड क्रॉस डे ये कब मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को। मई महीने की आपको लिस्ट बनानी है आज और दीवार में चिपका देना है। जिस साथी ने ये काम नहीं किया हुआ है, आपको रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मदर्स डे की हम बात करते हैं तो मदर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे, विश्व प्रौद्योगिकी दिवस जो कि मनाते हैं 11 मई को। 11 मई को वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? 11 मई को। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाते हैं दोस्तों? तो इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं 12 मई को। कब मनाते हैं? 12 मई को। और 15 मई को कौन सा मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 15 मई को मनाते हैं। और ये हो गया हमारा 15 मई। बात करते हैं 16 मई की, तो 16 मई को कौन सा मनाया जाता है? लाइट डे। लाइट डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 16 मई को। 17 मई की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? 17 मई को। 17 मई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वर्ल्ड टेलीकॉम डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 मई को। आपको बताऊंगा आगे और डे के बारे में चलते ही। ये था हमारा 17 मई तक का। आप उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। आगे बताता हूँ मैं 17 मई से आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मई महीने में और कौन कौन सा दिवस आता है। तो 17 मई का मैंने आपको बता दिया है विश्व दूरसंचार दिवस। विश्व दूरसंचार दिवस जो कि 17 मई को मनाया गया। आगे बात करते हैं 18 मई को। तो 18 मई को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसके अलावा 18 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? आपको इसका कमेंट बॉक्स में छाप देना है। इसको जिसका भी मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 21 मई की। तो 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। 22 मई को कौन सा मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। जैव विविधता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मनाया जाता है 22 मई को। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर देखी जाती है? तो ये देखी जाती है दोस्तों नील नदी के जो किनारे देखी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में बात करते हैं मई महीने के डे और बचे हुए हैं। और मई ये जो लास्ट वीक होता है मई महीने का, इसमें मनाया जाता है 29 मई को। कितनी मई को? 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 31 मई जो कि लास्ट है, इसमें मनाया जाता है तंबाकू विरोधी दिवस। तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने इस मई महीने के पूरे नोट डाउन कर लिए हैं और आपने दीवार में चिपका दिए हैं। ठीक है, जिन्होंने भी ये साथियों ने ये नहीं किया वो दीवार में चिपका देना दोस्तों। और आप इस सेशन को शेयर करते रहना और पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम। ये था मधुमक्खी दिवस जो कि 20 मई को मनाया गया। आगे बात करते हैं और इसी में तो ये बोल रहा है विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और आज के ही दिन मतलब 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रेरणा जिनका मैंने आपको
इमेज बताइए, आपका उनका दृश्य बताइए। एंटोन जानसा का क्या होता, जन्म होता 1734 में। कहाँ पर हुआ था, स्लोवेनिया में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, स्लोवेनिया में इनका जन्म हुआ था। और दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33%, मैंने आपको बताया, जो मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। कितना, 33%। 33% जो दुनिया के उत्पादन का लगभग 33% किन पर डिपेंड करता है, मधुमक्खियाँ। इसलिए मधुमक्खियों को बचाने के लिए 20 मई को क्या मनाया जाता है, मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि ये जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन और प्रदूषण को कम करने में क्या होती है, सहायक होती है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। और ये विश्व मधुमक्खी जो 2021 है, इसका विषय रहा है दोस्तों, तो इसका विषय भी आप नोट कर लीजिएगा। इसका विषय रहा है दोस्तों, बी एंगेज्ड बिल्ड बैंक, बी एंगेज्ड बिल्ड बैंक, बी एंगेज्ड बिल्ड बैंक बेटर फॉर बीज, बेटर फॉर बीज। ये किसका क्या रहा है, विषय रहा है। किसका, विश्व मधुमक्खी दिवस जो कि 20 मई को मनाया गया है, इसका ये विषय रहा है। आपसे एग्जाम में थीम या विषय जरूर पूछा जाता है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने दिसंबर 2017 में 20 मई की विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया गया है। मतलब 2017 से इसको क्या किया है, मनाया जा रहा है। ठीक है, ये घोषित किया है और 2018 में पहली बार ये मनाया गया था। ये आपको सब कुछ मैंने विश्व मधुमक्खी दिवस, उसके बारे में, उसको क्यों मनाया जाता है, सब कुछ मैंने आपको उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह सब बता दी है। चलते हैं, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पहला भारतीय मूल मिश्रित मार्शल आर्ट MMA मतलब मिश्रित मार्शल आर्ट्स ये किसने जीत लिया है, तो विश्व चैंपियन कौन बना है, जो कि पहला भारतीय मूल का है। और ये है दोस्तों अर्जुन भुल्लर। कौन है, अर्जुन भुल्लर, जिन्होंने अभी हाल ही में ये विश्व चैंपियन MMA का जीत लिया है, अर्जुन भुल्लर। ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, ये कि अभी हाल ही में कहाँ रहते हैं, कनाडा में। और ये कौन है, भारतीय मूल के। क्या है ये, भारतीय मूल के हैं। और इन्होंने किसको हराया, तो दोस्तों इन्होंने हराया वेरा को। किसको हराया, तो अर्जुन भुल्लर ने दोस्तों किसको हराया, तो इसको इन्होंने हराया वेरा को। किसको हराया, वेरा को, जो गत चैंपियनशिप था 2018 का। आगे बात करते हैं इसी में। तो ये है दोस्तों अर्जुन भुल्लर और ये वेरा है। ये दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये तो है वेरा। कौन है दोस्तों, वेरा। और ये है दोस्तों कौन, अर्जुन भुल्लर, जो आपको इधर भी दिखाई दे रहे होंगे। कौन है ये, अर्जुन भुल्लर। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में 15 मई को एक चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें विश्व चैंपियनशिप बन गए हैं MMA के अर्जुन भुल्लर, जो भारतीय मूल के रहने वाले हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, अभी कनाडा के ये बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं इसी में। तो ये है दोस्तों MMA जो है ना, इन्होंने अर्जुन भुल्लर है, इन्होंने चैंपियन ब्रेडन वेरा को पछाड़कर ये जीत लिया है। और कनाडा के अर्जुन भुल्लर ने वेरा को हराया, जो 2016 के विश्व चैंपियनशिप ये बने हुए थे। ये मैंने आपको अच्छी तरह से ये समझा दिया दोस्तों। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं साथियों और बात करते हैं हम तीसरे नंबर की क्वेश्चन की, जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसकी करेंगे हम डिटेल में चर्चा। जितनी भी इसकी चर्चा हो पाएगी उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन की तीसरे नंबर की। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक 41 साल बाद, कितने साल बाद, 41 साल की सेवा के बाद आज, ठीक है, मतलब अभी हाल ही में ये सेवा मुक्त हो गया है। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों INS राजपूत। क्या नाम है इसका, INS राजपूत। इसका नाम है INS राजपूत। अब ये कितने साल बाद रिटायरमेंट लिया है इसने, मतलब 41 सेवा के बाद ये सेवा से मुक्त हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों 41 साल बाद। तो ये कब आया था, ये आया था दोस्तों भारतीय सेना में 4 मई 19
1980 में। कब आया था भारतीय सेना में, ये क्या हुआ था, शामिल हुआ था कहाँ पर, 4 मई 1980 को विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में ये शामिल हुआ था। और विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में 4 मई 1980 को ये भारतीय सेना में शामिल हुआ था, भारतीय सेना में ये शामिल हुआ था। कौन सा, INS राजपूत जहाज। अब बात करते हैं जो INS राजपूत जहाज है ये कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था दोस्तों, ये लिया गया था दोस्तों कहाँ से, USSR, मतलब कहाँ से, रूस से। USSR मतलब कहाँ से लिया गया था, रूस से। जो रूस क्या था पहले, USSR कहलाता था, ठीक है, ये बात आई। और इसको जो बनाया गया था, ये बनकर आया था दोस्तों, ये बनकर आया था 1978 में। कब आया था, 1978 में ये बनकर आया था। और भारतीय सेना के लिए ये लॉन्च किया गया था 4 मई 1980 को। कब, 4 मई 1980 को। अब ये क्या काम करता था, कैसे काम करता था, इसने कौन कौन से अभियान किए भारतीय सेना के लिए, इसकी मैं आपको इमेज के सारे डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा। और एक बार आप धमाकेदार स्टेशन को शेयर कर दीजिए। यह था हमारा पहला विध्वंसक 41 साल की सेवा से मुक्त हुआ INS राजपूत। और बात करते हैं इसकी डिटेल में, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, मैं कटिंग से लेकर आता रहता हूँ आपके लिए रोज समझाने के लिए। तो भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज INS राजपूत जो कि अभी हाल ही में 21 मई को होगा सेवा मुक्त, जो कि 41 साल का इसका शानदार सफर रहा है। ये रहा दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा INS राजपूत, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। बात करते हैं इसी की, आगे इसमें चलते हैं और बात करते हैं ये INS राजपूत की। तो INS राजपूत जो था, मैंने आपको बताया, ये INS राजपूत का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, वो निर्माण हुआ था 11 सितंबर 1976 को इसका निर्माण हुआ था। कब, 11 सितंबर 1976 को इसका निर्माण शुरू हुआ था। आगे इसी में बात करेंगे तो 17 सितंबर 1977 को पहली बार ये पानी में उतरा, पहली बार ये पानी में उतरा था, पानी में उतरा था। और 4 मई 1980 को ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ, भारतीय नौसेना में ये क्या हो गया, शामिल हो गया। कौन सा दोस्तों, तो ये था भारत का पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत, जो 4 मई 1980 को भारतीय नौसेना में शामिल हो गया था। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, INS राजपूत टू बी डीकमीशन्ड ऑन 21 मई को इसको डीकमीशन्ड किया गया है। और इसकी ये यहाँ पर डिटेल दी हुई है, 4 मई 1980 को इसके बारे में लिखा हुआ है। और INS राजपूत वाज बिल्ट बाय रशिया इन द 61 कमांड शिपयार्ड, इट्स ओरिजिनल रशियन नेम वाज नादी-जीनी। इसका ओरिजिनल नाम क्या था रूस में, तो इसका ओरिजिनल नाम था दोस्तों नादी-जेनी। क्या नाम था दोस्तों, नादी-जेनी इसका रशियन नाम था। और भारत का ये INS राजपूत था। आगे इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि इसने कौन कौन से अभियान किए थे। तो INS राजपूत के बारे में हम चलते हैं आगे और बात करते हैं। तो दोस्तों ये थे दोस्तों I.K. गुजराल जो कि राजदूत थे, इन्हीं के द्वारा इस INS राजपूत I.K. गुजराल थे जो कि एक राजदूत थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो है ना, जो INS राजपूत है इसको लाया गया है भारत में। इन्हीं की जो सिफारिश थी, इनका ही था, वो जो बोला गया था। ये एक्सटर्नल क्या रहा है, ये बात करते हैं INS गुजराल की। तो INS गुजराल का 4 दिसंबर 1919 को जन्म हुआ था झेलम पंजाब में, जो कि अब नाउ पाकिस्तान में दोस्तों। और जिनका जो कैरियर की बोलते हैं तो 12th जो 12वें नंबर की है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रहे हैं और साथ ही मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेशी राजदूत भी है रहे, विदेश मंत्री भी है रहे। कौन है, इनका नाम है I.K. गुजराल मतलब इंद्र कुमार गुजराल। इनके बारे में आपको पता रखना है। और बात करते हैं आगे, तो ये भारत के जो शिपयार्ड की बात करता हूँ मैं आप सबसे पहले। तो भारत के 3 शिपयार्ड है जहाँ पर ये रखे जाते हैं। और शिपयार्ड की हम बात करते हैं तो भारत में 3 शिपयार्ड है। एक तो है दोस्तों वेस्टर्न, क्या नाम है दोस्तों, एक का नाम है
वेस्टर्न। वेस्टर्न शिपयार्ड जो कहाँ स्थित है, ये है दोस्तों मुंबई में, इसको भी आप छाप लीजिएगा। मुंबई की हम बात करते हैं तो वेस्टर्न नावल जो कमांड है ये मुंबई में है, ठीक है। उसके बाद साउथर्न जो दक्षिणी है नावल कमांड, ये है दोस्तों कहाँ पर, कोची में, ये कोची में, ये है मुंबई में। और बात करते हैं आगे, 3 शिपयार्ड है ओनली भारत के, कौन कौन से, वेस्टर्न, साउथर्न और ईस्टर्न। और ईस्टर्न की बात करते हैं तो ये ईस्टर्न है दोस्तों, ये नवल ईस्टर्न नवल कमांड जो कि कहाँ पर स्थित है, ये है दोस्तों विशाखापट्टनम, जिस पे ये आईएनएस राजपूत लाया गया था। कहाँ पर, आईएनएस राजपूत लाया गया था, यहाँ से इसको डिकमिशनड किया गया है, मतलब सेवा मुक्त किया गया है। ये मैंने आपको भारत का मैप दिखाकर और ये चीज़ें आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। बात करते हैं इसी में आईएनएस राजपूत का अभियान की बात करते हैं तो इनका अभियान था इम्पोर्टेंट। और दोस्तों आईएनएस राजपूत जो था, इसमें एक थोड़ी सी डिटेल में ऐड करना चाहता हूँ। इसमें जो था ब्रह्मोस पृथ्वी जो मिसाइल थी, तो भारत की लगभग, मतलब मैं बात करना चाहूँगा 3 मिसाइल जो इसमें से लॉन्च की जाती थी, जो कि बहुत ही ताकतवर मिसाइल है, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो भारत का जो इसके द्वारा किया गया मिशन था ऑपरेशन कैक्टस। क्या नाम था दोस्तों, ऑपरेशन कैक्टस, जो कि किसके द्वारा, आईएनएस राजपूत के द्वारा किया गया था। आईएनएस राजदूत जो है, आईएनएस जो राजदूत इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। इंडियन आर्मी मिशन इम्पॉसिबल इन मालदीव्स, जो कि मालदीव्स के पास में ये किया गया था। और बात करते हैं इसके अलावा दूसरा जो मिशन था, ये था दोस्तों ऑपरेशन पवन। क्या नाम था, ऑपरेशन पवन। एक तो था कैक्टस, एक था ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन जो कि इसके 2 महत्वपूर्ण अब जो क्या नाम थे इसके 2 महत्वपूर्ण ये थे अभियान, जो किसके द्वारा, आईएनएस राजपूत के द्वारा किए गए थे। आगे मैं बताना चाहूँगा भारत की ये जो ब्रह्मोस मिसाइल आपको दिखाई दे रही होगी और ये पृथ्वी जो मिसाइल आपको दिखाई दे रही होगी, इनके द्वारा इसी में से इसको लॉन्च किया जाता था। आईएनएस राजपूत की मैं बात करता हूँ तो आईएनएस जो राजपूत है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। तो आईएनएस राजपूत की हम बात करते हैं, ये रहा आईएनएस राजपूत जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इंडियन नेवी का ये शिप था। और इसकी बात करते हैं तो ये बिल्डर, इसकी बात करते हैं तो कमीशनड किया गया था 4 मई 1980 को, और ये 21 मई 2021 को क्या हो गया, डिकमिशनड हो गया। और इसके आइडेंटिफिकेशन दोस्तों, इसकी पहचान कैसी की जाती थी, तो पहचान है इसका परमानेंट जो नंबर था, वो नंबर था दोस्तों D51। आपसे एग्जाम में आईएनएस राजपूत D51 भी दे सकता है, तो इसका भी आपको गौर करके ध्यान रखना है और नोट कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन जो पहचान है, परमानेंट जो इसका नंबर था, वो नंबर था दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए D51। क्या नंबर था, D51। इसका डिप्लेसमेंट और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। 3950 टन इसका स्टैंडर्ड था। इसकी लेंथ की बात करें तो 142 मीटर, लगभग 466 फीट। इसके बीम 15.8 मीटर और इसका जो ड्रोट 5 मीटर। ये सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल दी हुई है। हम बात करते हैं दोस्तों वायुसेना, थल सेना, नौसेना की बात चल रही है। तो थल सेना की जो जल सेना है, भारत की नौसेना है, उसकी हमने बात कर ली। तो नौसेना के अध्यक्ष को भी आपको बताना पड़ेगा, थल सेना के अध्यक्ष को भी बताना पड़ेगा, और जो वायुसेना है इसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, एक सेकेंड यहाँ पर आप नोट कर लीजिए दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो मैं आपको लिखने वाला है वायुसेना प्रमुख कौन है दोस्तों। तो वायुसेना प्रमुख है हमारे R.K. भदौरिया। कौन है, R.K. भदौरिया, जो कि वायुसेना प्रमुख है। बात करते हैं जल सेना प्रमुख, मतलब नौसेना प्रमुख की बात करते हैं। तो नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। ये क्या है, नौसेना अध्यक्ष है। और बात करते हैं थल सेना अध्यक्ष। तो थल सेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों, थल सेना अध्यक्ष कौन है, आपको भी पता होगा, जब कमेंट बॉक्स में जवाब दे। और इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने, जो क्या है, वो है थल सेना अध्यक्ष। वायुसेना R.K. भदौरिया, नौसेना एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने। और भारत के प्रथम CDS कौन है, बताओ आप। तो भारत के प्रथम CDS है दोस्तों बिपिन रावत। CDS कौन है, बिपिन
बिपिन रावत। ये क्या है, भारत के पहले CDS है, बिपिन रावत। ये मैंने आपको बात कर ली INS राजपूत की डिटेल्स में आपको बता दिया, थल वायु जल नौसेना अध्यक्ष, साथ में बता दिया मैंने CDS, और आपको बता दिया कि कैसे इसने काम किया है, कब बनाई गई थी, कब लॉन्च की गई थी, और सारी डिटेल्स आपको नोट कर लेनी है। अगर नोट नहीं की है तो वीडियो को वापस पॉज करके देख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। जो कि आने वाले एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन छपने वाला है। और D51 इसके आइडेंटिफिकेशन है, इसको तो आपको ध्यान में रखना है। और उम्मीद करता हूँ सेशन को आप ज़बरदस्त शेयर कर रहे होंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह था हमारा INS राजपूत, जो कि आपको मैंने दिखा दिया, इसकी सारी डिटेल्स आपको बता दी मैंने, और ये सारी चीज़ आपको बता दी। ये कहाँ से लिया गया था, तो ये USSR से लिया गया था, मतलब रूस से लिया गया था। बात करते हैं चौथे नंबर की क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार ने 50 एकड़ में राष्ट्रीय औषधीय पौधों के संस्थान की किस राज्य सरकार ने 50 एकड़ में राष्ट्रीय औषधीय पौधों के स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो ये मंजूरी दे दी दोस्तों, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये मंजूरी दे दी गई है। किसको, 50 एकड़ में, 50 एकड़ में ये क्या लगाएंगे, जो औषधीय जो पौधे हैं, औषधीय जो पौधे हैं, इनकी ये स्थापना करेंगे। वो जो औषधि जो पौधे हैं, आयुर्वेदिक जो विज्ञान है, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ चलती है, उनमें ये काम आने वाली दवाइयाँ, औषधियाँ हैं, ये 50 एकड़ में लगाई जाएगी। और इसकी मंजूरी किसने दे दी, तो ये मंजूरी दे दी महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र मतलब उद्धव ठाकरे जी ने। और उद्धव ठाकरे जी क्या है, महाराष्ट्र के CM है। यहाँ के गवर्नर की हम बात करते हैं, तो यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, यहाँ के गवर्नर आप कमेंट बॉक्स में छाप दो, कौन है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है, गवर्नर है। उद्धव ठाकरे जी ने ये मंजूरी दे दी 50 एकड़ के औषधीय स्थापना की। आगे बात करते हैं, तो ये पौधे लगाए जाएंगे जो औषधीय, इसका नाम क्या है, ब्लोमसिस फ्लावा। ये औषधीय एक पौधी है, ब्लोमसिस फ्लावा। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो ये रहा दोस्तों आपके सामने इंडिया का मैप। और इंडिया का मैप की बात करते हैं तो महाराष्ट्र कहाँ पर है, ये रहा दोस्तों महाराष्ट्र। और ये आपको दिखा दे रहा होगा, ये रहा दोस्तों महाराष्ट्र का मैप। इसमें कौन कौन सा, कोंकण रीजन, पुणे रीजन, नागपुर रीजन, नासिक रीजन, औरंगाबाद रीजन, अमरावती रीजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, जो आपको मुंबई का मैप दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों इच्छा तो सबकी होती है कि मुंबई चले, गोवा बीच चले, पुणे चले, शानदार घूमे, बीच में बैठे, ये सारी चीज़ें आपको नौकरी के बाद देखने को मिलेगी। और आप पढ़ते रहिए, नौकरी के लिए संघर्ष करें। ये है दोस्तों उद्धव ठाकरे जी, ये है भगत सिंह कोश्यारी जो वहाँ के राज्यपाल है, ये वहाँ के मुख्यमंत्री है। आगे बात करते हैं इसी के बारे में, मुंबई का एक थोड़ा छोटा सा एपिसोड, इसको भी आप रोज़ नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि मैं आपके लिए ऐसा ये बनाकर लेके आता रहूं और डिटेल्स लेकर आता रहूं किसी भी प्रत्येक राज्य की, जिसमें आपको लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, उसकी राजधानी, राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है, मुख्यमंत्री, ये सारी चीज़ें आपको साथियों अच्छी तरह से मिलती रहे, आप नोट डाउन करते रहे। ये बात करेंगे, मुंबई है, राजधानी किसकी, महाराष्ट्र की, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। और लोकसभा सीटें यहाँ कितने हैं, तो लोकसभा सीटें दोस्तों यहाँ पर 48, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 19। और हम बात करते हैं विधानसभा सीट कितनी है, 288 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। विधान परिषद है यहाँ पे, मैंने कल हाल में बताया, तो भी मजा करने वाले ट्रिक में 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ये है दोस्तों 78 ये विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर लेते हैं, तो चंदौली, गंगामल, नवागाम, दोस्तों पेज नहीं है, कान्हा, पेज, ये सब चीज़ें तो कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, हमारी टीम भी पता नहीं क्या करती है। संजय गांधी, ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। महाराष्ट्र का ये नेशनल पार्क है, इसको तो हाफ इंपॉर्टेंट लगाकर छाप लीजिए, ये बिल्कुल छपने वाला। संजय गांधी नेशनल पार्क आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है दोस्तों कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और महावीर नेशनल पार्क कहाँ है, इसका भी आप जवाब दो, महावीर नेशनल पार्क कहाँ है, तो महावीर नेशनल पार्क आपको पता होगा, महावीर
नेशनल जो पार्क है ये कहाँ पर है दोस्तों, जल्दी से छाप दो कमेंट बॉक्स में, मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूँ। चंदौली, गंगामल, नवागाम, संजय गांधी और ताड़ाफाई, ये नेशनल पार्क कहाँ है स्थित है, तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। और महावीर नेशनल जो पार्क है ये है दोस्तों गोवा में। कहाँ पर स्थित है, गोवा में। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और नोट कर लेना है। चलते हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कि 50 एकड़ में राष्ट्रीय पौधे को मंजूरी दे दी, किसने मंजूरी दी, तो ये दे दी दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम ने। और ये कहाँ पर लगाई जाएगी, तो ये लगाई जाएगी जिले के डोडा मार्ग तालुका के अडाली गांव में स्थित आवंटित भूमि पर। ठीक है, जो कि डोडा मार्ग है, विशाल जैव विविधता के साथ पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। आगे बात करते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्पताल मतलब हॉस्पिटल्स के बिस्तरों की ऑनलाइन बुकिंग होगी। क्या होगी दोस्तों, ऑनलाइन बुकिंग। मतलब क्या किया जाएगा कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिलती, बेड नहीं मिल पा रहे कोरोना महामारी के चलते हुए, तो इनका पहले से यदि कोई बेड खाली है तो आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आधा घंटे बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका जो बेड है वो रजिस्टर करके बुक कर लिया जाएगा। एक जैसे कि रेलवे का टिकट बुक कराते हैं वैसा सिस्टम होगा। और ये बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। और ऑनलाइन बुकिंग के लिए किस राज्य ने अमृत वाहिनी, कौन सा, अमृत वाहिनी, ये क्या है, अमृत वाहिनी एक ऐप है, मोबाइल ऐप है। ये लॉन्च किया है किसने, तो ये लॉन्च किया है दोस्तों किस सरकार ने, तो ये लॉन्च किया है झारखंड ने। कौन सी सरकार ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है दोस्तों झारखंड ने। कौन सा ऐप लॉन्च किया है, अमृत वाहिनी। अभी कोरोना महामारी के चलते हुए प्रत्येक राज्य के द्वारा कोई ना कोई स्कीम लॉन्च की जा रही है, मदद की जा रही है। कोई भी राज्य हुआ, जैसे दिल्ली की हमने बात की, हमने एमपी की बात की, और हमने राजस्थान की भी बात की, हरियाणा की बात की, यूपी, इधर से उत्तराखंड, ये सारी चीज़ें हमने बात की है। और पंजाब की हमने स्पेशल बात की। तो ये सारी चीज़ें हैं कोरोना महामारी के दौरान प्रत्येक राज्य के द्वारा किसी न किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जो कि बच्चे अनाथ हो गए, बूढ़े हो गए, जिनके घर वाले मर गए, मतलब कमाने वाला मर गया, उनके लिए किसी न किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो बच्चे अनाथ हुए उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। तो अभी हाल ही में अमृत वाहिनी जो ऐप लॉन्च किया गया है, ये झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें आप पहले से क्या करा सकते हो, इसका उद्देश्य आप पहले से इसमें क्या करा सकते हो, पहले से ही जो बेड है वो हॉस्पिटल का आप क्या करा सकते हो, इसको रजिस्टर करा सकते हो। और रजिस्टर करा के आप पहले से बुक करवा सकते हो। कोई भी आपका भाई, जैसे आपके घर में कोई भी मरीज वगैरह होते हैं, उनके लिए आप पहले से बुक करा सकते हो अमृत वाहिनी ऐप के द्वारा, जो कि झारखंड की बात करते हैं। और झारखंड के सीएम कौन है, तो झारखंड के सीएम है दोस्तों हेमंत सोरेन। और यहाँ की जो राज्यपाल है वो राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो यहाँ की राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। ये यहाँ की राज्यपाल है, कौन, झारखंड की। आगे चलते हैं और बात करते हैं झारखंड के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है हेमंत सोरेन। ये कौन है, हेमंत सोरेन, जो सीएम है झारखंड के आपको दिखाई दे रहे होंगे। अमृत वाहिनी वेबसाइट एवं ऐप का उद्घाटन हो गया है। ये 7 मई को हुआ था, जो अभी हाल ही में खबरों में रहा है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ पर ये बेड उपलब्ध कराएगा ऑनलाइन। आगे बात करते हैं, ये अमृत वाहिनी ऐप राज्य सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करवा देगा। अमृत वाहिनी ऐप या वेबसाइट को भी अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में सही जानकारी दे देगा। और ये व्यक्ति द्वारा बुक किया गया जो बेड है उसको अगले 2 घंटे के लिए उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद उसको वापस निरस्त कर दिया जाएगा। बात करते हैं और आगे चलते हैं झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, इसको भी आपको नोट कर लेना है। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। सीएम मैंने आपको बता दिया हेमंत सोरेन। यहाँ की राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल है। लोकसभा की सीटें देखी जाए तो लोकसभा की सीटें दोस्तों, लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें 6, राज्यसभा की सीटें 6, विधानसभा की सीटें 81। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 81 मतलब 81। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों बेतला। क्या राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों,
बेतला, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या राष्ट्रीय उद्यान है? बेतला यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको मुझे ये बताना है कि जो राज्यसभा, लोकसभा और संसद है ये कौन से अनुच्छेद में आती है। राज्यसभा, लोकसभा और संसद कौन से अनुच्छेद में आती है, ये आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल में इनका उल्लेख किया गया है। ये हो गई हमारे झारखंड के बारे में, ये आपको रखना है ध्यान और कर लेना है इसको नोटबुक में नोट। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है दोस्तों सीएम हेमंत सोरेन। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, हम बात करने वाले हैं हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया, क्या नाम है दोस्तों? जगन्नाथ पहाड़िया, और इनका हो गया दोस्तों निधन। जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों जगन्नाथ जो पहाड़िया थे ये थे दोस्तों राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इनको मुख्यमंत्री कब बनाया गया था? तो 1980-81 में ये मुख्यमंत्री बने थे। और इनका जो योगदान की बात करते हैं तो ये हरियाणा और बिहार के पूर्व राज्य, ये हरियाणा और बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। बिहार के ये राज्यपाल भी रह चुके थे। किनकी बात करें हम? जगन्नाथ पहाड़िया की। जगन्नाथ पहाड़िया की जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। इनकी बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। किससे? कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते थे, मतलब संबंधित थे। और जिनका योगदान जो है, इनका जो राजनीतिज्ञ थे, तो इनका जो हरियाणा और बिहार की ये राज्यपाल भी रह चुके थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। और इसी क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कौन थे जगन्नाथ पहाड़िया। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, ये है दोस्तों मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री है। और ये बात प्रधानमंत्री थे, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये है दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया जो राजस्थान के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। ये देखो आपको चश्मा वाले आदमी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जगन्नाथ पहाड़िया थे, जो बिहार और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे। और कब राज्यपाल रहे थे? तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेल इनके बारे में बता दूँ। तो ये राज्यपाल रहे थे हरियाणा के जो राज्यपाल रहे थे दोस्तों, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा। तो ये 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक ये जगन्नाथ पहाड़िया थे, ये राज्यपाल रहे हैं। कहाँ के? ये रहे हैं दोस्तों हरियाणा के। और वहाँ के जो सीएम थे, इनके टाइम पर सीएम थे वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के क्या थे? सीएम थे। कहाँ पर? हरियाणा के। इनके समय के, इनके कार्यकाल के दौरान वहाँ के भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या थे? सीएम थे। और बात करते हैं, ये थी इनके बारे में जो कि गवर्नर ऑफ हरियाणा और बिहार के रह चुके थे। ये बात करते हैं राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया। ये इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा मारो राजस्थान। ये हमारा दोस्तों मारो राजस्थान है। और मरुधरा में फ़िलहाल क्या हुआ है? लॉकडाउन लग चुका है फिर से। ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। यहाँ के सीएम की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत। ये भी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये कांग्रेस पार्टी से। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है दोस्तों कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है। कहाँ के? राजस्थान के। 33 यहाँ के जिले हैं। 200 यहाँ की विधानसभा सीटें, 200 यहाँ की विधानसभा सीटें। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा की यहाँ पे कितनी सीट है? राज्यसभा की सीट है दोस्तों 10। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें है दोस्तों 25 सीट। कितनी सीट है? लोकसभा की 25 सीट। आपको पता होगा यहाँ की बात करते हैं तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, आप सब जानते होंगे, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। हमने बात की राजस्थान की 33 जिले, सीएम अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, 200 विधानसभा सीटें, राज्यसभा 10 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें। और लोकसभा के जो अध्यक्ष है वर्तमान में भारत के, वो है दोस्तों ओम बिरला जी, जो कि राजस्थान के कोटा जिले से सांसद है। हम बात करेंगे आगे और चलते हैं इसी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो ये है दोस्तों सीएम अशोक गहलोत और ये है दोस्तों कलराज मिश्र। ठीक है, ये राजस्थान का मैंने आपको बता दिया मैप, और ये बात कर ली हमने इंडिया की। और जिनके द्वारा जो कांग्रेस की थे, इनका निधन हो गया 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। मात्र 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। किनका? जगन्नाथ पहाड़िया जी का। जगन्नाथ पहाड़िया जी तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, इनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और ये निधन हुआ है कोविड-19 महामारी के चलते हुए। तो कि 1980-81 में राजस्थान के मुख्यमंत्री और हरियाणा बिहार के पूर्व राज्यपाल भी थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम और बताते हैं आप में, आगे चलते और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व मेट्रोलॉजी डे। कौन सा? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। ये कब मनाया जाता है? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब? 20 मई को। कब मनाया जाता है? 20 मई को। कौन सा? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। और ये जब मनाया जाता है 20 मई को, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 20 मई 1875 से। 1875 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्टिंग कब से हुई थी? तो ये स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों 20 मई 1875 से। और मेट्रोलॉजी का जो बात करते हैं, इसकी अर्थ है माप का विज्ञान। क्या है दोस्तों? माप का विज्ञान। इसका क्या है अर्थ? इसका अर्थ है दोस्तों माप का विज्ञान। किसका? मेट्रोलॉजी का। मेट्रोलॉजी का अर्थ है माप का विज्ञान। 20 मई 1875 से ये स्टार्ट हुआ और अभी हाल में 20 मई को कौन सा मनाया गया? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। ठीक है, आपको मैंने डेज के बारे में कंप्लीट बता दिया है। प्रवेश जो क्वेश्चन है हमारा, पिछला जो क्वेश्चन है उसमें विश्व मधुमक्खी दिवस वाले में वो बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ उसमें आप इसको ऐड कर लीजिएगा। और आपको पता है कि मई महीने की कोई सा भी डे आ जाए बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल रिविजन के लिए नोट डाउन करके रखें। और आपसे नींद में भी पूछा जाए तो आप डेज के बारे में आंसर दे दो। आगे चलते हैं और बात करते हैं मेट्रोलॉजी की। तो मेट्रोलॉजी डे, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी के डे, ये रहा दोस्तों, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो 20 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। इसका जो विषय मेजरमेंट फॉर हेल्थ इसका विषय, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे केजी, मीटर, सेकेंड, किलो, मोल, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। इसका मतलब ये सिस्टम वो इंटरनेशनल सिस्टम के यूनिट्स है। और ये मेट्रोलॉजिस्ट इसका माप का ये विज्ञान है। क्या है ये? माप का विज्ञान इसका अर्थ है। और इस साल की जो थीम रही है 2021 की जो थीम रही है दोस्तों, वो रही है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। किसकी? मेट्रोलॉजी डे की। आपसे थीम भी पूछी जा सकती है, मेजरमेंट फॉर हेल्थ। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए मेजरमेंट करना, मापना। आगे बात करते हैं तो ये विश्व मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाया गया। ये दिन 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब से? 20 मई 1875 को। और क्यों मनाया जाता है? पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि होने पर यह उसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भार और महामेरू द्वारा यह बनाया गया था, जिसका अर्थ हो गया माप का विज्ञान। और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट आपका चलने दीजिए, आंसर बताते जाए। यदि आपको पता है, नहीं पता है तो रिविजन के लिए आप नोट डाउन करते रहिए। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8वें नंबर का। हमारे 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रिटेन को जीआई टैग क्या होता है इसके बारे में हम करेंगे चर्चा। टैग प्रमाणित ह्यून गोलवाद सपोटा। क्या नाम है? गोलवाद सपोटा। क्या नाम है दोस्तों? गोलवाद सपोटा। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। का निर्यात शुरू किया है किसको? ब्रिटेन को। निर्यात किसको किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ब्रिटेन को ये निर्यात किया जा रहा है। इसका उत्पादन मुख्यतः किस स्थान पर होता है? तो पहले जीआई टैग की बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल इंडेक्स, किसी भी राज्य में उत्पादित कोई भी वस्तु उसको दिया जाता है जीआई टैग, क्योंकि वहाँ की प्रसिद्ध होती है, वहाँ की
प्रसिद्ध होती है। जीआई टैग का ये मतलब है जियोग्राफिकल इंडेक्स। और ये गोलवाद सपोटा जो है, ये गोलवाद सपोटा क्या है दोस्तों, एक प्रकार का चीकू है। जो कि हम देखते हैं ना चीकू, वो चीकू है गोलवाद सपोटा जिसको बोला जाता है। और अभी हाल ही में ये किसको निर्यात किया जा रहा है, तो गोलवाद सपोटा को निर्यात किया जा रहा है दोस्तों। किसको, तो ये ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा है, जो कि जीआई टैग प्राप्त है। तो ये पूछा जा रहा है इसका उत्पादन मुख्यतः किस स्थान पर होता है, तो इसका उत्पादन होता है दोस्तों पालगढ़ महाराष्ट्र में। पालगढ़ महाराष्ट्र में इसका क्या होता है, उत्पादन होता है किसका, गोलवाद सपोटा का, जो एक प्रकार का चीकू होता है। ठीक है, इसका निर्यात ब्रिटेन को किया जा रहा है। मैंने सीएम गवर्नर की आपके साथ चर्चा कर ली है, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी। और ये न्यूज़ कटिंग में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो आप, ये आप देखिए, महाराष्ट्र जीआई सर्टिफाइड गोलवाद सपोटा, क्या नाम है, गोलवाद सपोटा। ये एक को आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये देखो दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है चीकू, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक प्रकार का ये चीकू ही होता है जिसको बोला जाता है गोलवाद सपोटा। फ्रॉम पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। एक्सपोर्टेड टू यूनाइटेड किंगडम, किसको, यूके को। ये निर्यात किया जा रहा है टू बूस्ट फार्मर इनकम। और ये यहाँ के जो किसान हैं जो इनको पैदा करते हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए ये निर्यात किया जा रहा है, कहाँ पर, यूके में। कि हमारा जो गोलवाद सपोटा है, चीकू है एक तरह का, इसका निर्यात अच्छी तरह होगा तो आदमियों की, जो वहाँ के किसान हैं उनकी इनकम भी अच्छी होगी, जिसको जीआई टैग प्राप्त है, जिसकी क्या हो रही थी, मांग हो रही थी, कहाँ पर, यूके ब्रिटेन में। हम बात करते हैं आगे, तो जीआई टैग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीआई टैग है, ये सबसे ज़्यादा किसको मिला हुआ है। तो हम बात करते हैं जीआई टैग की, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ इंडिया, इसकी मैं बात करता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है दोस्तों कर्नाटक, और कर्नाटक को सर्वाधिक प्राप्त है कितने, 39 नंबर ऑफ जीआई टैग यहाँ पर है। ये स्टेट आपको मैं बता रहा हूँ। और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे कि मैसूर सिल्क, मैसूर सैंडल, ये सारे कर्नाटक के, ठीक है, ये सारे कर्नाटक के। जो मैसूर सिल्क है, मैसूर सोप है, ये सारी जो सैंडल वगैरह है, ये कहाँ, ये कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ये कितने को मिला हुआ है, जीआई टैग 23 को। ठीक है, पाटन पटोला, ये नाम है, जरदोजी, फरीदाबाद ग्लास, जो कि यहाँ के हैं यूपी के। फरीदाबाद ग्लास कहाँ का है, यूपी का। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है कि जीआई टैग किन किन को मिला हुआ है। तो सर्वाधिक तो किसको मिला हुआ है, तो सर्वाधिक मिला हुआ है कर्नाटक को, उत्तर प्रदेश को 23। उड़ीसा की हम बात करते हैं तो उड़ीसा में कितने मिले हुए हैं, 15 जीआई टैग मिले हुए हैं, 15। उड़ीसा के कितने मिले हुए हैं, 15। जो कोणार्क है, कोणार्क जो है वहाँ पे उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का 14 को जीआई मिला हुआ है। जो उड़ीसा के इसकी पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग टी है, कौन सी टी, दार्जिलिंग जो टी है दोस्तों, इसको भी क्या मिला हुआ है, इसको जीआई टैग प्राप्त है। गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात कितना है, 13, गुजरात को 13 मिला हुआ है जीआई टैग। और इसमें शामिल है जो गिर केसर मैंगो है, वहाँ की जो क्या नाम है, एक तरह का मैंगो जो आम है, केसर मैंगो, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कर्नाटक में सर्वाधिक जीआई टैग 39, उत्तर प्रदेश 23, उड़ीसा 15, पश्चिम बंगाल 14। और हमारे जो राजस्थान की बात करते हैं हम, राजस्थान में कितना जीआई टैग प्राप्त है, राजस्थान राज्य को 13 जीआई टैग प्राप्त है। जैसे कि जो ब्लू पोट्री है, कहाँ की, जयपुर की, दोस्तों नोट कर लेना, ब्लू पोट्री है, ब्लू पोट्री कहाँ की है, ये राजस्थान की, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। और जो मकराना मार्बल होता है, मकराना मार्बल होता है, एक पत्थर की तरह होता है मकराना मार्बल, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। और जो कठपुतली है राजस्थान की कठपुतली, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है, कठपुतली ऑफ राजस्थान, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। और कुल मिलाकर के 13 राजस्थान का जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कितना है, 17 है। हिमाचल प्रदेश में कितना है, 7 है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, 7 है। मैंने आपको बता दिया सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का राज्य है कर्नाटक है, जिसको प्राप्त है 39।
ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, राजस्थान के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, बात करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, और ये राजस्थान इंडिया का मैप दिखाने की मैं कोशिश करूँगा और इसमें बताने की कोशिश करूँगा आपको कि जो GI टैग प्राप्त है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लू पोट्री, बनारसी जो साड़ी है, ठीक है, ये कानी सवाल, ये भारत का जो मैप है इसमें दिया हुआ है इम्पोर्टेंट। मैसूर सिल्क जो मैंने बताया आपको कर्नाटक का, ये कर्नाटक का, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले GI टैग जो है ये बुधवार को जो 19 को यूके को भेजी जा रही है, पालगढ़ कहाँ से, महाराष्ट्र से। ये आपको GI टैग दिखाई दिया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। किनका भैया, सुंदरलाल बहुगुणा का। अब ये कौन थे, इनका अभी हाल में क्या हो गया, निधन हो गया। किस कारण से हो गया, कोविड-19 की महामारी के चलते हुए सुंदरलाल बहुगुणा का क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा थे, ये थे उत्तराखंड के। कहाँ थे दोस्तों, ये थे उत्तराखंड के। और ये उत्तराखंड के थे, तो इन्होंने किया था दोस्तों कौन सा आंदोलन, इन्होंने किया था चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन किया था इन्होंने, चिपको आंदोलन किया था। कब किया था चिपको आंदोलन, तो ये किया गया था चिपको आंदोलन दोस्तों 1974 में। कब किया गया था, 1974 में ये चिपको आंदोलन किया गया था। और जो एक चिपको आंदोलन था भारत का, जो कि राजस्थान से वो था, और राजस्थान का जो चिपको आंदोलन हुआ था, ये चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था दोस्तों खेजड़ली में ये हुआ था। और खेजड़ली कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है दोस्तों राजस्थान के जोधपुर में। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1730 में। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हुआ था अमृता देवी के नेतृत्व में। अमृता देवी के ये नेतृत्व में हुआ था कौन सा, राजस्थान का चिपको आंदोलन 1730 में, जो खेजड़ली आंदोलन के नाम से भी प्रसिद्ध है। हम बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा की, जो पर्यावरण के संबंधित थे, पर्यावरण को बचाने का इनका संघर्ष था, इन्हीं की बात करते हैं। तो ये राजस्थान जो उत्तराखंड से ये बिलोंग करते हैं। और ये चिपको आंदोलन किया था दोस्तों इन्होंने 1974 में। ये पेड़ों से क्या कर किया था, इन्होंने चिपक गए थे इन्होंने। इसके अलावा टिहरी जो बांध है, कहाँ पर है टिहरी बांध, यह है दोस्तों उत्तराखंड में। इसका भी क्या किया था इन्होंने, विरोध किया था। टिहरी बांध का इनको विरोध किया था। और टिहरी बांध कहाँ पर बना हुआ है, तो टिहरी बांध बना हुआ है दोस्तों भागीरथी नदी के ऊपर ये टिहरी बांध बना हुआ है। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं जो इसके अलावा आंदोलन हुए हैं। दक्षिण भारत का नेक आंदोलन था दोस्तों अपिक्को आंदोलन। ये कौन सा आंदोलन था, ये भी एक पर्यावरण से रिलेटेड पेड़ों को बचाने का आंदोलन था, अपिक्को आंदोलन, जो कि हुआ था दोस्तों कहाँ पर, कर्नाटक में। कहाँ हुआ था दोस्तों, कर्नाटक में ये हुआ था। मैंने बात की सुंदरलाल बहुगुणा की, जिनका कोविड-19 के चलते हुए मृत्यु हो गई। इनका जो संबंध था उत्तराखंड से था, और ये पर्यावरणवाद से संबंधित थे, मतलब पेड़ पौधों को बचाने का इनका जो पर्यावरण को ये बचाना चाहते थे, पेड़ पौधों को ये बचाना चाहते थे। तो 1974 में चिपको आंदोलन हुआ इनके नेतृत्व में, जो कि उत्तराखंड में हुआ। और राजस्थान का जो चिपको आंदोलन था, जो कि इम्पोर्टेंट था, खेजड़ली आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1730 में जो आंदोलन हुआ था अमृता देवी के नेतृत्व में, जिसने पेड़ों को बचाया था, ये मैंने कर ली। और इनकी बात करते हैं हम सुंदरलाल बहुगुणा को, तो इनको दोस्तों अभी जो क्या नाम है 2009 में, कब 2009 में इनको पद्म विभूषण भी प्राप्त है। पद्म विभूषण भी इनको प्राप्त है, किनको, सुंदरलाल बहुगुणा को। 2009 में इनको इस कार्य के लिए पद्म विभूषण भी दिया गया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी ट्यूशन की। ये चीज़ें आपको नोट कर लेने हैं दोस्तों नोटबुक में, और सेशन को शेयर करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा, और इनका संबंध है पर्यावरण से। ठीक है, इनका अभी हाल में कोविड-19 के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे बात करते हैं इसी में।
तो ये था दोस्तों खेजरली आंदोलन, जो कि मैंने आपको बताया राजस्थान का 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ था। उत्तराखंड की हम बात कर ले तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के ये संबंधित थे। चमोली डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, किनका, सुंदरलाल बहुगुणा का। आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड की स्थापना की बात करते हैं तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, तो 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। और ये भारत का कौन सा राज्य था, तो ये 27वां राज्य था। 27वां ये राज्य था, कौन सा, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड का आपको मैप दिखाई दे रहा होगा और भारत के मैप पे ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं और चलते हैं। तो ये आंदोलन हुआ था, बहुगुणा जो चिपको आंदोलन के नेता थे, जो हिमालय में वनों के संरक्षण के लिए लड़ रहे थे। और जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इन्होंने 1981 और 1981 से 83 तक सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय के पार लगभग 5000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 5000 किलोमीटर की यात्रा का भी नेतृत्व किया था। और चिपको आंदोलन को 1987 में, कब दोस्तों, 1987 में राइट लाइवलीहुड का अवार्ड मिल चुका है। कौन सा, राइट लाइवलीहुड का अवार्ड भी मिल चुका है। कब इनको, 1987 को। ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वें नंबर का, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन है हाल ही में चीन के हांग सान को पछाड़कर एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। किसको, हांग सान को किसको पछाड़कर दुनिया का सबसे दूसरा, जो एशिया का दूसरा अमीर व्यक्ति, एशिया का दूसरा अमीर व्यक्ति। भैया इनकी तो चली हुई है, कोरोना का लॉकडाउन लगे या कुछ भी लगे, ये नहीं रुकने वाले। तो ये एशिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी की बात करते हैं, तो ये है भारत के गौतम अडानी। ये है दोस्तों भारत के गौतम अडानी। और पहले नंबर में कौन है एशिया की टॉप रिच में, तो ये एशिया की, ये तो है दूसरा। और पहले नंबर की बात करते हैं तो एशिया की टॉप लिस्ट में है दोस्तों मुकेश अंबानी। और इनकी जो डॉलर की बात करते हैं, लगभग $67 बिलियन इनकी क्या हो गई है, इनकी कुल संपत्ति हो गई है। जिन्होंने क्या किया है, दूसरा नंबर स्थान प्राप्त कर लिया है एशिया की टॉप रिच लिस्ट में। और ये ब्लूमबर्ग के द्वारा ये टॉप रिच लिस्ट निकाली गई है। और ये एशिया की टॉप रिच लिस्ट है, जिसमें दूसरा नाम आया है भारत के गौतम अडानी जी का। और पहले नंबर में दोस्तों मुकेश अंबानी। पहले दूसरे नंबर में थे चीन के होंग सान, जिनको अभी हाल में इन्होंने पछाड़ दिया और ये चले गए तीसरे नंबर पर। मैं दिखाना चाहूँगा आपको गौतम अडानी, और गौतम अडानी के साथ मैं टॉप एशिया की रिच लिस्ट भी दिखाना चाहता हूँ। तो ये है भारत के गौतम अडानी, ये है दोस्तों भारत के गौतम अडानी। और ये है दोस्तों जोंग सान, जो कि इनको पछाड़ दिया है, किसने, गौतम अडानी जी ने। और ये चले गए हैं दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पर मुकेश अंबानी भाई साहब है। इनके कोई कमी नहीं आने वाली, लॉकडाउन से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी एशिया की टॉप रिच लिस्ट। और एशिया की टॉप रिच लिस्ट में बताना चाहूँगा कि जो एशिया की टॉप रिच लिस्ट है, इसमें पहले नंबर है मुकेश भाई साहब। इनकी जो संपत्ति है, नेटवर्थ है, इनकी नेटवर्थ है दोस्तों $76 बिलियन। कितनी है, $76.5 बिलियन इनकी नेटवर्थ है। और गौतम अडानी जी की नेटवर्थ है लगभग 67 बताया, $66.5 बिलियन इनकी नेटवर्थ है। ये हो गए। और जोंग सान की 63 है, 63.5 है। हम बात करते हैं थोड़े दिनों में गौतम अडानी जी शायद, अगर प्रयास इनका जारी रहा तो मुकेश अंबानी जी को भी ये पीछे छोड़ सकते हैं। यह हो गई एशिया के टॉप 10 रिच लिस्ट की बात। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में मार्था करम्बू
मार्था करम्बुकम, मार्था करम्बुकम, मार्था करम्बुकम किस देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये बनी है दोस्तों केन्या देश की। कौन से देश की? केन्या देश की ये मुख्य न्यायाधीश बनी है। मुख्य न्यायाधीश जो कि प्रथम महिला है, ये फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। कहाँ की? केन्या की। और केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों? तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। क्या है? नैरोबी केन्या की राजधानी है। कौन सी राजधानी है दोस्तों? नैरोबी। और नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है? तो ये नैरोबी में हेडक्वार्टर है दोस्तों UNEP का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? नैरोबी में। नैरोबी में है दोस्तों हेडक्वार्टर UNEP का। और UNEP की स्थापना हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? UNEP की। UNEP की जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे? नैरोबी में है। और जो ये मार्था करम्बुकम है ये केन्या की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है, जो फर्स्ट महिला है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसकी स्थापना UNEP की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की जो भारत की मुख्य न्यायाधीश कोई रही है। मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया था, पिछली क्लास में भी, कि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कोई भी नहीं बनी है। लेकिन बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की। तो सर्वोच्च न्यायालय की भारत की बात करते हैं दोस्तों। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की हम बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी? तो प्रथम महिला जो थी, फर्स्ट महिला, ये थी दोस्तों प्रतिमा बीबी। कौन थी? प्रतिमा बीबी ये पहली महिला न्यायाधीश थी। इसके अलावा तेलंगाना की अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनी है, उसका कमेंट बॉक्स में आप दो। तो तेलंगाना की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ये कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों हिमा कोहली। कौन बनी है? हिमा कोहली ये मुख्य न्यायाधीश बनी है। और अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो कि अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हम बात करते हैं तो पिछले थे शरद अरविंद बोबड़े। पिछले कौन थे? तो पिछले थे दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े थे। और इनकी जगह किसने लिए? तो वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हम बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, वो है दोस्तों न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पेन क्यों नहीं चल रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हम बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, एक सेकंड, मुख्य न्यायाधीश वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अभी हाल ही में NV रमन्ना बनाए गए हैं जो कि 48वें नंबर के हैं। पता नहीं पेन ही नहीं चल रहा। ये है दोस्तों मार्था करम्बुकम जो कि केन्या की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। और करते हैं हम आज के सेशन को ख़त्म। और ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया सर्वोच्च न्यायालय की आपको इनका जवाब देना है। सर्वोच्च न्यायालय की पहले न्यायाधीश कौन थी, उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश कौन थी और उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये आपको बताना है और आपको देना है इसका कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद में जवाब। और आज का जो सेशन है ये यहाँ तक रहने वाला है। थैंक यू दोस्तों। हमारा पेन नहीं चल रहा है, आज बात करते हैं। तो अब ये जो सेशन चल रहा था आपके लिए, ये सेशन था दोस्तों UPSC, RS, RPSC, ठीक है, SSC, बैंक एंड रेलवे सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये सेशन जो आपको फ़ायदेमंद रहेगा, ये आने वाली सभी प्रतियोगिता में, चाहे वो प्री हो आपका या मेंस एग्जाम हो, सभी में आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ सेशन को आप शेयर कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।